फ्री गेम्स कैसे पैसे कमाते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट इज पेइंग नियरली $17 billion फॉर एक्टिविजन ब्लिजार्ड, द मेकर्स ऑफ कैंडी क्रश एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, basically for strengthening Xbox, their gaming domain, mobile gaming and virtual reality technology। कभी आपने कैंडी क्रश में गोल्ड बार्स खरीदे हैं? मैंने खरीदे हैं और बहुत पैसे वेस्ट किए हैं। अगर आपने भी ऐसे फ्री गेम्स में पैसे वेस्ट किए हैं, शेयर इट विद अस इन कमेंट सेक्शन। कपल ऑफ ईयर बैक एक गेम आया था पोकेमॉन गो, जो कि फ्री था। जब वो यूएसए में रिलीज हुआ तो फर्स्ट डे पे ही जितने भी ऐप स्टोर्स एंड iOS स्टोर में एप्स थे, उन सबसे ज्यादा पैसा उसने बनाया। It's already earned $14 million in revenue since launching last Wednesday. Not even a full week. $14 million का फर्स्ट डे का रेवेन्यू था। $14 million। जस्ट थिंक, इंडिया में तो कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिनका इतना एनुअल रेवेन्यू नहीं है जितना पोकेमॉन गो ने एक दिन में बनाया था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब यूजर्स एंड प्लेयर्स को ऐप डाउनलोड करके खेलने के एक भी पैसे नहीं लगते हैं, तो फिर फ्री गेमिंग कंपनीज पैसे कैसे कमाती हैं? अगर एक लाइन में इसका आंसर देना हो तो सारे पैसे ऑप्शनल परचेजेस से आते हैं, जो कि प्लेयर्स खेलते खेलते करते हैं। और इस बिजनेस मॉडल को हम प्रीमियम बिजनेस मॉडल बोलते हैं, और ये है प्रीमियम एप्स की दुनिया। पिछले कुछ सालों में ये मॉडल बहुत ही बड़ा हो गया है। केवल मोबाइल गेमिंग कंपनीज ही नहीं है, और भी कम SaaS स्टार्टअप्स है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ड्रॉपबॉक्स है, जिसमें कुछ सर्विसेज आपको फ्री मिलती है और बाकी सर्विसेज यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। और इस मॉडल ने बहुत सारी पेड गेमिंग कंपनीज का लिटरली सफाया कर दिया है, और इसमें गेमिंग कंपनीज ने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया है फॉर द रेवेन्यू मॉडल। इट इज प्योर ओल्ड स्कूल सिंपल साइकोलॉजी। बहुत ही इंटेलिजेंटली गेमिंग कंपनीज पहले एक वर्चुअल करेंसी बनाती है, जैसे गोल्ड बार्स, क्वाइंस, बेल्स, बॉल्ट्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। और हम सब ने ये देखा होगा, अगर हमने कभी भी ऐप बेस्ड मोबाइल गेम्स खेले हैं, इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप असली पैसे खर्च कर रहे हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, आप असली पैसे ही खर्च करते रहते हैं। एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक क्वाइट न्यू। जब क्रेडिट कार्ड्स आए थे तो उन्होंने भी सेम ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया था। रिसर्च हैज प्रूव्ड इट दैट, व्हिच इज दैट पीपल फाइंड इट हार्डर टू स्पेंड मनी व्हेन दे आर पेइंग इन कैश देन इफ दे आर स्वैपिंग इट थ्रू कार्ड। So when you pay cash for something, you see it leave your hands, and you get a very immediate sense of like how much your cash reserves have dropped, how much your wealth has dropped. ये फनी है, बट बिहेवियरल साइकोलॉजी इसी को कहते हैं। आप कैश पैसे खर्च करने में ज्यादा दुखी होते हैं कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। अमाउंट सेम होगा, बट जब आप कैश पॉकेट से निकाल के देंगे तो आपको ज्यादा दुख लगेगा। इसके बाद गेमिंग कंपनीज ने एक और लेयर ऐड कर दी है। आप गेम्स में कुछ भी डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। पहले आपको उनकी वर्चुअल करेंसी खरीदनी होगी, जैसे गोल्ड बार्स, क्वाइंस। फिर उस गोल्ड बार से आप उस गेम के आइटम्स खरीद सकते हैं। और ये इतना सिंपल भी नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप 10 गोल्ड बार्स में 10 आइटम्स खरीद रहे हैं। इसको जान के भी कंफ्यूजन बनाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, बट परचेज पे तो आपको पूरा ही पैसा लगता है। सपोज आप एक आइटम परचेज कर, से ए लॉलीपॉप, जो कि हम कैंडी क्रश में लेयर्स को बर्स्ट करने के लिए यूज करते हैं। जिन्होंने भी कैंडी क्रश खेला होगा उन सबको पता है लॉलीपॉप क्या होता है। और ये एक लॉलीपॉप आपको 13 गोल्ड बार्स में मिले, और दूसरी तरफ 145 गोल्ड बार्स परचेज करने के लिए आपको $9.99 देंगे। सो एक लॉलीपॉप की कीमत कितनी है? मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना। क्या आप कर सकते हैं इंस्टेंटली विद इन 5 to 10 seconds? मुश्किल है ना? There's always something weird, like $1 will get you 12 purple diamonds, and that sort of off-kilter exchange rate is the same thing you see with people spending, tourists spending money that they're not familiar with in foreign countries. तो आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो रियल बिल्कुल नहीं लगता है, और इसमें केवल 1 से 5 सेकंड का समय लगता है, बिकॉज ऐप स्टोर में आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पहले से अवेलेबल है। एंड द एंटायर पेमेंट प्रोसेस पेनलेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ जो गेम प्ले है उसको जान के मुश्किल बनाया गया है। वो लॉस एवर्जन स्ट्रेटजी पे है, which says we people tend to experience unexpected losses more intensely than comparable games. Simple सी बात है, unexpected losses आपको ज्यादा दुखी करता है for the same in comparison games, और इसी को ये गेम डिजाइनर्स यूज करते हैं। परचेज पॉपअप्स बनाते हैं जब आप किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी एक ऐसे आइटम की जरूरत है जो आपको नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाएगा, जैसे कि सील्ड, जैसे कि सोर्ड, जो कि आपके पास नहीं है, और ये सब आइटम ही आपको हारने से बचा सकते हैं। ठीक उसी टाइम वो सोर्ड, वो सील्ड
पॉपअप कर जाएगा टू बाय इट। अब मरता क्या ना करता, यूजर प्लेयर परचेज कर लेते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है जो परचेज होता है उसके ऊपर एक टाइमर सा लगा रहता है। अगर आपने टाइम पे नहीं लिया तो शायद आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आपने अभी तक जो भी जीता है, जहां तक भी पहुंचे, यू विल लूज एवरीथिंग। जितने भी कलेक्टेबल्स जमा किए सब चला जाएगा। ठीक उसी टाइम पे एक पॉपअप अपीयर करता है एंड दे प्रॉम्प्ट यू टू मेक द परचेज, और वहां पे आप फंसते हैं। बहुत सारी गेमिंग कंपनी स्टेजेस पे इनकन्वीनियंस भी बिल्ड करती है। अगर आपने कभी फॉर्म भी ला खेला होगा तो आपको ये पता होगा, जब आप फार्म बिल्ड करते रहते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको उन 24 घंटों में सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा फार्मिंग करनी है तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स और आइटम्स परचेज करने पड़ेंगे। They build incentives to sort of remove pain points into the games, and then if they want that, then they have the incentive to insert pain points into the. And the most surprising facts, numbers, stats, आप जो भी बोलना चाहते हैं, गेमिंग एप्स में टोटल पेइंग कस्टमर के 1.9% होते हैं, और उस 1.9% का भी 10% होते हैं, दैट विल बी 0.19%, जो कि 50% ऑफ रेवेन्यू ब्रिंग इन करते हैं गेमिंग एप्स में। और गेमिंग कंपनीज ने इनको एक नाम भी दिया है, दे कॉल देम व्हेल्स, एज दे स्पेंड hundreds and thousands of rupees into buying these items। अब आप ये सोच रहे होंगे जब इतने छोटे परसेंटेज है ओनली पेइंग कस्टमर्स के, तो बाकी प्लेयर्स करते क्या है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो फेसबुक की स्ट्रैटेजी है, इफ यू आर यूजिंग समथिंग फॉर फ्री, इफ यू आर यूजिंग ए प्रोडक्ट फॉर फ्री, तो डोंट थिंक इट इज फ्री, दैट मीन्स दैट यू आर द प्रोडक्ट। वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और गेमिंग कंपनीज भी बाकी प्लेयर्स के साथ सेम काम करती है। जो बाकी के 98.1% ऑफ यूजर्स है, प्लेयर्स है, वो इन कंपनीज को डेटा प्रोवाइड करती है। वो ये डेटा प्रोवाइड करती है कौन से स्टेज पे इनकन्वीनियंस क्रिएट करना है, कौन से स्टेज पे किस आइटम की ज्यादा जरूरत है, कितना टाइम लगता है एक स्टेज क्लियर कर, किस टाइप के यूजर्स है जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है पेइंग कस्टमर्स। दे ऑल्सो मैनिपुलेट यू एट द सोसाइटियल लेवल। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडियाज में आपका गेम का स्टेज और प्रोग्रेस मेंशन होता है, आपके फ्रेंड्स कौन से स्टेज पे है, आपके फ्रेंड्स के पास क्या क्या कलेक्टेबल्स है, सारा मेंशन। आपने एक वर्ड सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सेम होता है, एंड अ बिट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये काम कर जाता है गेमिंग कंपनीज। एंड फॉर द एंड आई कीप दिस वन, जहां भी सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन वर्चुअल करेंसी है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेयर्स के लिए। आपको $4.55 में 20 गोल्ड बार्स मिल सकते हैं, बट आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, उसको सेम 20 गोल्ड बार्स खरीदने के लिए $9.99 पे करने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपके लिए प्राइस हमेशा इन्फ्लेटेड होगा। अगर आप कम पैसे खर्च करते हैं तो आपको डिस्काउंट देंगे। आप कौन सी कंट्री से, आप कौन सी सिटी से है, यहाँ तक कि आप कौन सी कॉलोनी से है, यहाँ तक के डेटा वो एनालाइज करते हैं। अकॉर्डिंगली आपको वो पॉपअप आता है। और तो और दे ऑल्सो ट्रैक व्हाट टाइप ऑफ फोन, व्हाट टाइप ऑफ गैजेट यू आर यूजिंग। अगर आपके पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है तो आपके लिए प्राइस हमेशा हाई रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केटिंग हमेशा से मैनिपुलेट करती है लोगों को। मैं ये सब आप पे छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज शेयर करें। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। थैंक यू।